अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट 11 जून को पेश किया, जिसके मुताबिक वफाकी बजट का हुजम 8,487 अरब रुपए है। वसूलियों का हदफ 5,829 अरब रुपए रखा गया है और तरक्की का हदफ 4.8% रखा गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में नाजरीन और पेंशन में 10% का इजाफा किया गया है और कम से कम उजरत पेश 20,000 जो है रुपए जो है वो तजवीज की गई है। बजट में आलमी वबा कोरोना से निपटने के लिए कोरोना फंड्स में 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पेट्रोलियम लेवी का हदफ 610 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। मकामी हुकूमतों के इंतखाबात के लिए 5 अरब रुपए रखे गए हैं। दफाई बजट 44 अरब रुपए के इजाफे के बाद 1370 अरब रुपए हो गया है, जो कि मजमूई कौमी बजट का 16% है। पर दफाई साजो सामान के हसूल के लिए और एटमी प्रोग्राम के लिए अलग रकम दी जाती है। ये अखराजात 1370 अरब रुपए जो डिफेंस बजट है उसमें शामिल नहीं। तरक्याती बजट को 630 अरब रुपए से बढ़ाकर 900 अरब रुपए करने की तजवीज दी है, यानी दफाई बजट तरक्याती बजट से 470 अरब रुपए ज्यादा है। सवाल यह है कि बजट के बाद महंगाई कम होगी या नहीं, कौन सी चीजें महंगी होंगी, कौन सी सस्ती होंगी, लोग सिर्फ यही जानना चाहते हैं। देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। जो उसमें पेंशन और सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में इजाफा है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन और जो बिजली और गैस और ये वाली चीनी वगैरह आटा ये इतनी महंगी हुई है, उनको तो कम करना चाहिए ना। गरीब अवाम है वो कहाँ से पूरा करेंगे। अवाम दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं है, हर चीज़ इतनी महंगी है कि 10 गुना ज़्यादा महंगाई है और बिल्कुल भी हमारी ना तनख्वाहों में नहीं गुजारा होता। मेन जो चीज़ है आटा, चीनी, दाल, चावल, पत्ती, जो रोजमर्रा की गरीब आदमी की जो जरूरत है वो चीज पे होना चाहिए, उस पर रिलीफ मिलना चाहिए। अगर लग्जरी गाड़ियों में या कॉस्मेटिक्स में मिल गया तो उससे क्या फायदा, गरीब आदमी को क्या फायदा उससे। बज़ाहिर तो ये अवाम बजट है, लेकिन बात का कोई पता नहीं। मैं कह रही हूँ कोई भी नहीं, अवाम भी हमारे साथ ख्वारी कर रही है। देख ले सब कुछ बुरा ही है। 20% का कहा जा रहा था एम्प्लॉयज की सैलरी का, तो ये 10% बहुत बड़ा धोखा है अवाम से। जिस तरह महंगाई की शरह आपने देखी होगी ये लास्ट 2-3 ईयर्स में, मेरे ख्याल से गरीब अवाम के लिए बहुत मुश्किलात हैं और कोई अवाम दोस्त बजट नहीं है ये। हम तो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद आएं और देखें कि अवाम किस तरह मुश्किलात का सामना कर रही है। सरकारी नौकरी वैसे नहीं मिलती, 20 तो कोई भी नहीं दे रहा। वज़ीर-ए-आज़म साहब तो उधर बैठे हुए हैं, उनको क्या पता कि कोई दे रहा है नहीं दे रहा। ये तो हमसे आगे पूछें जो इस गर्मी में घूम फिर रहे हैं, हमें तो नहीं मिली, हमें 15 भी कोई नहीं देता इस गर्मी में। ये जो इमरान खान की हुकूमत है, इस हुकूमत में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। लोग बेचारे देहातों में यानी खुदकशी करने पे मजबूर हो गए हैं। हुकूमत को चाहिए कि थोड़ी सी नरमी करे, महंगाई कम करे। इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमने इकोनॉमिस्ट का एक पैनल बुलाया है। ये इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, एटलीस्ट समवॉट कुछ जो हैं वो जो एडवाइजरी काउंसिल के अंदर हैं। बहरहाल दे आर इकोनॉमिस्ट ऑफ अ वेरी हाई स्टैंडर्ड्स एंड वेरी हाई स्टैचर। डॉक्टर कैसर बंगाली माहिर माशियात हैं, वो मुख्तलिफ हुकूमती ओहदों पर काम कर चुके हैं। NFC अवार्ड में सिंध की नुमाइंदगी कर चुके हैं। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एजाज नबी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वजीर आजम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं और वर्ल्ड बैंक के अंदर भी काम कर चुके हैं। खुरम हुसैन साहब सहाफी हैं और कॉलम निगार हैं, मईशत पर इनकी एक गहरी नजर रहती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे साथ शब्बर जैदी साहब हैं, जो चेयरमैन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रह चुके हैं 2019 से लेकर 2020 तक। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे शुरू करती हूँ खुरम, ये जो माशी इस्तेहकाम और ग्रोथ के जो इशारे पेश किए जा रहे हैं, ये कितने हकीकत पसंद है? मौजूदा जो नंबर्स पेश किए जा रहे हैं अगले साल के, जी, जो अगले साल के नंबर्स पेश किए जा रहे हैं और मौजूदा भी, देखिए मौजूदा में हकीकत तो है
हकीकत तो है मौजूदा जो नंबर्स पेश किए जा रहे हैं कि अब उस पर हम बहस कर सकते हैं कि ये 3.0% है या 3.9% है असली फिगर, जो टेक्निकल बहस एक बन जाता है। और बेशक जो माहिरीन इकोनॉमिस्ट्स हैं या पॉलिसी मेकर्स और IMF और वर्ल्ड बैंक, इनके दरमियान चलेगा ये वाला बहस। अलबत्ता एक बात में शक नहीं है कि मईशत में रफ्तार जरूर पैदा हो रही है, और ये हमें नजर आ रहा है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स जो हैं मिसाल के तौर वो रिकॉर्ड हाइट्स पे पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। मईशत के पहिए तो घूम रहे हैं हर तरफ। जब जिनसे बात करते हैं जो सनतकार लोग हैं, वो हमें यही बताते हैं कि सेल्स ब्रिस्क हुई हुई हैं, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, तो पहिए तो घूम रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। Alright. अलबत्ता अवाम ये पूछी है कि हमें क्यों नहीं नजर आ रहा इसका फायदा। सो ट्रिकल डाउन क्यों नहीं हो रहा? कैसे बेंगोली साहब यही बात अवाम वाकई में पूछ रही है कि जी ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा? और डू यू अग्री विद खुर्रम हुसैन साहब, क्या जो उन्होंने अगले इशारे दिए हैं फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ये हकीकत पसंद है कि नहीं? चूंकि इसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि जी ये बिल्कुल हकीकत पसंद नहीं है, दे आर फज्ड। बरीजे, मैं जनरली जिस साल बजट आता है उस साल के बजट के नंबर्स को बहुत डिस्कस नहीं करता, क्योंकि एक साल का उतार चढ़ाव से आप मईशत की सेहत को नहीं नाप सकते हैं। मैंने शायद आप ही के प्रोग्राम में पहले बताया है, मैंने 25 इयर्स की इकोनॉमी को एनालाइज किया है, 1990 से 2015, और 2 साल से ज्यादा कोई भी स्टेटिस्टिक्स अच्छे नहीं रहते। एक अच्छी ग्रोथ है उस सेक्टर में, तो 2 साल के बाद वो कोलैप्स हो जाता है, नेगेटिव भी हो जाता है। तो एक साल अगर अच्छा है तो हम ये नहीं कह सकते कि अब इकोनॉमी चल पड़ी है आगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि एक अवाम की मईशत है और एक रियासत की मईशत है। रियासत की मईशत डूबेगी तो अवाम की मईशत भी डूब जाएगी, लेकिन रियासत की मईशत अगर चमक रही है तो जरूरी नहीं है कि अवाम को उससे फायदा हो रहा है। यहाँ ये डिवाइड क्रिएट हुआ है। मेरे नजदीक जो अवाम तो मुश्किल में है, आप अभी उनकी बातें सुना भी रहे थे और हम आसपास देख भी रहे हैं अपने गिर्द भी, लेकिन जो रियासत की मईशत है वो भी बहुत मुश्किल में है, सिर्फ कर्जों पे चल रही है। तो ये अगर नंबर्स अच्छे आ गए तो मुझे बहुत इसमें कोई रास्ता, मुझे ऐसे ही सूरज निकलता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि जो जरूरत है बहुत बुनियादी कि हम अपने गैर तरक्याती अखराजात कम करें, वो हम नहीं कर रहे। हमने इस बजट में 20% इजाफा किया है गैर तरक्याती अखराजात का, तो मुझे ये बजट में कोई रोशनी नजर नहीं आती। नबी साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जो बेंगोली साहब कह रहे हैं कि जो गैर तरक्याती बजट है उसको आपको जो है वो कम करना होगा, वो आपने नहीं किया। डिफेंस बजट जो है आपने 6% से ज्यादा बढ़ा दिया, फिर आपने गवर्नमेंट लेंडिंग जो है, बोरोइंग जो है वो 13 ट्रिलियन तक आप ले आए। इस वक्त आपकी डेट 13 ट्रिलियन तक है। तो इज दिस अ फेयर क्रिटिसिज्म, नबी साहब? आई एम सॉरी, आप मुझसे मुखातिब हैं? जी बिल्कुल। देखिए, ये एक दूसरे के स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट देने का कोई फायदा नहीं है। मैं समझता हूँ खुर्रम ने और कैसर ने बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव दिया है। खुर्रम ने ग्रोथ के नंबर्स पे और कैसर ने स्ट्रक्चरल इश्यूज पे, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि आपको किसी भी बजट को बजाते खुद नहीं देखना चाहिए कि कितने ट्रिलियन खर्च हो गए और वगैरह। इसको देखना चाहिए उस पस मंजर में कि इकोनॉमी में मीडियम टर्म ट्रेंड्स क्या हैं, और ये बजट उन मीडियम ट्रेंड्स की तरफ ही ले जा रहा है या उससे हट रहा है। जी देखिए, ये पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है जब से मिलिट्री दौर खत्म हुआ जनरल मुशर्रफ का। ये तीसरी इलेक्टेड गवर्नमेंट है जी। और हर इलेक्टेड गवर्नमेंट जब इनहेरिट करती है, हालांकि जनरल मुशर्रफ को जैसे छप्पड़ फाड़ के पैसे मिले थे दुनिया भर से, लेकिन जब वो गए तो ट्रेजरी खाली थी, रिजर्व उड़ चुके हुए थे। चुनाचे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, पहले 2-2.5 साल उन्हें बिल्कुल यही स्टेबलाइजेशन, यानी वो इलेक्शन जिस मैनिफेस्टो पे लड़ते हैं उस इलेक्शन को वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज इतनी ज्यादा होती है। राइट।
But Dr. Saab, let me ask you this because you've served at the World Bank. आप वर्ल्ड बैंक में भी रह चुके हैं. जो ये अभी तक इन्होंने बजट दिया है, इसके ऊपर इन्होंने जो सीमिंगली ऐसा लग रहा है कि बिजली की कीमतें भी नहीं बढ़ाई और IMF चाहता था कि बिजली की कीमतें बढ़ें. तो अगर इसके ऊपर एतराजात आ गए IMF की तरफ से तो फिर क्या होगा? मनीषा, लेट मी फिनिश व्हाट आई स्टार्टेड सेइंग, तो उसके बाद फिर मैं आपकी बात पे आऊंगा. इसी तरह MLN की गवर्नमेंट को भी पहले 2.5 साल बड़ी मुश्किलात में गुजरे, और इसी तरह PTI की गवर्नमेंट. सो ये मिड टर्म होती है, क्योंकि IMF का प्रोग्राम होता है, IMF की तो ये शराइत होती है, तो ये इकॉनमी संभल जाती है मिड टर्म तक. उसके बाद एक्सपेंशन शुरू हो जाती है, लेकिन पिछली 2 एक्सपेंशन सस्टेनेबल नहीं रही, इकॉनमी फिर मुश्किल में चली गई. देखना ये है कि ये वाला बजट ये हमें उन मुश्किलात की तरफ ले जाता है या ये उन मुश्किलात से निकाल देगा. अब आए मखसूस जो इसके हैं कंपोनेंट्स, उसकी तरफ आए. जो एनर्जी का खसारा है, ये सबसे बड़ा खसारा है हमारे बजट सिस्टम में, और ये बड़ी देर से चलता आ रहा है. इस पे जो IMF के साथ एग्रीमेंट्स हुए थे, ये उन एग्रीमेंट से थोड़ा हटके है. ये वो उस हद तक नहीं जा कर पाएगा एडजस्टमेंट एनर्जी डेफिसिट में जितना एक करना चाहिए. Alright. अब देखना ये है कि आप इसको अगले साल, अगले 2 साल में आप उसी डायरेक्शन में जा सकते हैं जिसका कि आपने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं और जो जाना चाहिए. मगर डॉक्टर साहब ये बताइए, एजाज नबी साहब, कि अगर IMF एतराजात उठा लेती है तो फिर क्या होगा? उसका क्या डायरेक्ट असर होगा इस बजट में? ये तमाम चीजें निगोशिएटेड होती हैं. IMF जो अगर प्रोग्राम शुरू ना हुआ हो तो फिर ज्यादा मुश्किल होती है. एक दफा प्रोग्राम शुरू हो जाए तो फिर दोनों पार्टी का इंटरेस्ट होता है कि ये प्रोग्राम चले. ये एडजस्टमेंट्स होगी ओवर टाइम. इसलिए मुझे इसमें IMF का प्रोग्राम उधड़ता हुआ मुझे नहीं नजर आ रहा. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाज नबी साहब, आपने हमें DC से ज्वाइन किया. शब्बर जैदी साहब, डॉक्टर एजाज नबी साहब कहते हैं चूंकि ये IMF प्रोग्राम चल रहा है, अभी शुरू नहीं, मतलब बिल्कुल इब्तिदाई नहीं है, ये बीच में है, तो इसीलिए मुश्किलात का सामना नहीं होगा. मुझे ये बताइए कि आपने बिजनेस रिकॉर्डर में जो लिखा उसके अंदर आपने ये कहा कि ये बड़ा अच्छा बजट है. क्या आपको उम्मीद है कि जो टैक्स का हदफ है 5,829 अरब रुपए रखा गया है, क्या वाकई में हुकूमत जो है ये हदफ पूरा कर सकेगी? देखिए, पहली बात तो मुझे निहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी तक हम गुफ्तगू कर रहे हैं और हम पाकिस्तान की 20 करोड़ आबादी के मसाइल को एक IMF के नाम के अलावा हम कोई बात करने को, सुनने को तैयार नहीं है. राइट. और मुझे निहायत अफसोस होता है कि हम हमारी आजादी या हमारा परसेप्शन या हमारा डिस्कशन सिर्फ IMF के प्रोग्राम से लेकर रहा है. हम ये नहीं देख रहे कि हमने बजट में क्या किया है. मैंने बजट पे कमेंट में कहीं IMF का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, और जो पाकिस्तानियों ने बिला वजह IMF को इतनी इम्पोर्टेंस दी हुई है उस सेंस में, जो कि वो खुद भी नहीं मांगते. प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम पहले ज़हनी तौर पे आजाद हों कि हम अपने आप को पाकिस्तानी समझते हुए अपने पाकिस्तान के बजट के बारे में कोई फैसला कर सके. इसलिए मेरे साथ आप प्लीज IMF का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करें. मैं कभी IMF का जिक्र IMF का प्रोग्राम हुकूमत ने दिया हुआ है ना. मुझे बात कंप्लीट करने दे प्लीज, मुझे बात कंप्लीट करने नहीं, वो आप बात जरूर कंप्लीट करें, मगर IMF की बात शायद इसीलिए हो रही है ना. मुझे बात कंप्लीट करने दें. मैं IMF का सुन के तंग आ चुका हूँ. बात हर चीज IMF की चीज से लेट की जा रही है. ये नहीं देखा जा रहा कि पाकिस्तान का मसला क्या है. बात ये है मैडम कि हमारा 2 इशूज हैं इस बजट के अंदर जी. पहला जो प्रोग्राम ने बात की, हमें ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि 2019-20 से 2020-21 की माशी आदाब बेहतर हैं, और ये एक रियलिटी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता. राइट. दूसरा सवाल ये है कि जो हमारा टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है वो एक दिन में खराब नहीं हुआ है, और उस खराबी में बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस लगा है. मैंने वही चीज आइडेंटिफाई की है कि वो 30-35 साल की खराबियां हैं जो हमें इनहेरिट करनी पड़ी हैं इस गवर्नमेंट को. हमें IMF और नॉन IMF वो चीजें सही करनी हैं,
اور اسی طرح جو پاور سیکٹر ہے اس میں بھی IMF اور نان IMF ہمیں وہ چیزیں صحیح کرنی ہیں. اگر IMF ہمیں کہے گا کہ صحیح کرنی ہے تو ہم کریں گے, IMF نہیں کہے گا تو ہم نہیں کریں گے. ہمیں پلیز اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا چاہیے. اس لیے مجھے یہ لفظ IMF سے چڑ ہو گئی. نہیں مگر شبر صاحب ٹیکس کلیکشن کے اوپر آپ ایک ماہر ہیں, جو انہوں نے ہدف سیٹ کیا ہے وہ ریئلسٹک بھی ہے کہ نہیں؟ اب IMF پروگرام رہے گا نہیں رہے گا اس کے علاوہ ہم کوئی بات ہی نہیں کرتے. بھائی یہ دیکھو کہ بجٹ میں کیا چیز ہے جہاں سے ہم ٹیکسیشن کو اوپر لے کے چل سکیں. میں نے آج بجٹ سے جو آج میرے کمنٹ میں نے اخبار میں چھاپے ہیں اس میں نے 3 چیزیں لکھی ہیں. پاکستان کی مارکیٹ اسمگل گڈ سے بھری پڑی ہے. شوکت ترین گورنمنٹ نے بہت بڑا اسٹیپ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ ہم ریٹیلنگ کی اسمگل گڈ کو کریکٹ کریں گے. رائٹ. پاکستان میں 4 لاکھ بینک اکاؤنٹس ہیں جن کو کوئی ٹیکسیشن سسٹم میں نہیں ہے. گورنمنٹ نے کہا کہ ہم ان کو کلیکٹ کریں گے. ہم یہ باتیں نہیں کر رہے. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ IMF ہمارے ساتھ شام کو بیٹھ کے واشنگٹن میں کیا کرے گا. یہ ہماری بجٹ کی ڈسکشن ہے. اس لیے میں شبر صاحب, if you allow me sir, یہ جو آپ نے آرٹیکل پڑھا, ہم نے پلیز IMF آنے دیں. اب IMF کا اگر سوال ہے, دیکھیں مسئلہ ہمارا پاکستان کی معیشت کے 2 پہلو ہیں. ایک معیشت ہے پاکستان کی معیشت اور ایک پاکستان کی معیشت ہے جس کو میں انرجی کی معیشت کہتا ہوں. انرجی کی معیشت کے اندر ہمیں چاہے ہمیں اچھا لگے چاہے ہمیں برا لگے ہمیں 1500 سے 1000 بلین کی سبسڈی دینی پڑے گی اور دینی ہے. اس پہ بھی میں نے 4-5 پروگرام 4-5 آرٹیکل بزنس ریکارڈر میں لکھے ہیں. ہمارا کوئی اکنامسٹ اس پہ بات نہیں کرتا کہ یہ سبسڈی کیوں ہے. یہ سیکولر ڈیٹ نہیں ہے, یہ سیکولر سبسڈی ہے. میں اکاؤنٹنٹ ہوں, میں اس کو اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ ڈیبٹ کیا ہے اور کریڈٹ کیا ہے. اب آگے چلیں. اب 1500 بلین کی سبسڈی اگر ہم نے عوام کو ٹرانسفر کی یا گورنمنٹ نے بیئر کی تو گورنمنٹ کا انفلیشنری پریشر بہت بڑھ جائے گا اور ہمیں اس کو بیلنس کرنا پڑے گا. تو IMF چاہے ہم سے ایگری کرے یا ڈس ایگری کرے, اس بجٹ کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو بجٹ کا ڈیفیسٹ ہے اس کو ہمیں عوام کو ٹرانسفر کس حد تک کرنا ہے. اور جو عوام کے آپ نے مسائل سنوائے وہ بالکل ہم اس کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے. اور میں آپ کو آج یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دسمبر جنوری میں جب IMF کے ساتھ ہماری نیگوشیشنز ہوں گی تو ہم اس پہ بالکل پوزیشن لیں گے اور IMF کو ہماری بات ماننی پڑے گی کہ ہم یہ سبسڈی کو ٹرانسفر عوام میں نہیں کریں گے. دس از مائی کنکلوژن. آل رائٹ, ویل دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کامنٹ. مگر میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گی, چونکہ آپ نے یہ بھی لکھا کہ جی ریٹیلنگ آف دا اسمگل گڈز ہیز بین انکلوڈیڈ ان دا ڈیفینیشن آف اسمگلنگ. یہ بھی میں آپ سے پوچھوں گی اس کے بارے میں بھی, مگر وقفہ لینا ہے. ناظرین, وقفے کے بعد جو حکومت کے دعوے ہیں اس کے اوپر اپوزیشن جو ہے وہ کم از کم بہت شور کر رہی ہے. وہ کیا کہہ رہی ہے اس بجٹ کے بارے میں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے, اور پھر یہاں پہ جو ہمارے اکانومسٹ ہیں ان سے پوچھیں گے کہ کون سچ کہہ رہا ہے. کیا واقعی میں مہنگائی کم ہو رہی ہے جس طرح کی حکومت کہہ رہی ہے, یا کہ جس طرح اپوزیشن کہہ رہی ہے یہ عوام دوست بجٹ نہیں. وہ جو کل عوام دشمن بجٹ پیش ہوا, وہ جو کل پاکستان کے عوام پہ معاشی حملہ ہوا, آپ کو پتا ہے کہ مہنگائی تاریخی سطح پہ ہے. پاکستان میں اتنا مہنگائی ہے کہ ہمارا مہنگائی کا شرح افغانستان سے بھی زیادہ ہے جو ایک جنگ زدہ ممالک ہیں, بنگلہ دیش سے بھی زیادہ ہے, بھارت سے بھی زیادہ ہے. یہ ہے عمران خان کی تبدیلی کا اصل چہرہ. پاکستان میں اس وقت تاریخ میں سب سے زیادہ بے روزگاری ہے. یہ بے روزگاری عمران خان کی تبدیلی کی اصل شکل ہے. خان صاحب اتنا شرمندہ ہے, ان کے وزیر اتنا شرمندے ہیں کہ وہ غربت کے بے روزگاری کے جو فگرز ہیں انہوں نے ان کو بالکل غائب کیے ہیں اپنے اکنامک سروے سے. جو بجٹ رکھا گیا ہے اس کی بنیاد ہی ایک جھوٹ پر ہے. نمبروں کی ہیرا پھیری سے آپ اس ملک کے عوام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. آپ ملک کے عوام کو دھوکہ نہیں دے رہے, آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. جو دستاویز سامنے آئی ہیں ان کے حساب سے کم از کم 383 ارب روپے کے نئے ٹیکسز ہیں. 570 ارب کا
प्रोविंशियल सरप्लस शामिल है कि सूबे पूरा खर्च नहीं करेंगे, 570 अरब की बचत हो जाएगी। क्या आप आज सूबों के बजट को कम करके इस बात के इंतजार कर रहे हैं कि हम कर्जे मजीद नहीं लेंगे? ये बताया गया है कि प्राइवेटाइजेशन से 252 अरब की प्रोसीड्स हासिल होगी प्राइवेटाइजेशन से। ये उन 2 पावर प्लांट्स को बेचने की बात हो रही है जिनको नवाज शरीफ ने लगाया था। खुर्रम हुसैन साहब, आपने शाहिद खान अब्बासी, बिलावल भुट्टो जरदारी की जो आज तकरीरें थी आपने सुनी। अब देखिए इसके अंदर सेनेटर मांडवी वाला जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी ये कह रहे हैं कि 17% आप सेल्स टैक्स क्रूड ऑयल के ऊपर बढ़ाने लगे हैं, 20 रुपए पर लीटर आप पेट्रोल के ऊपर बढ़ाने लगे हैं और इसका बराह रास्त असर जो होगा वो महंगाई के ऊपर होगा और आम पाकिस्तानी की महंगाई के ऊपर होगा। योर थॉट्स ऑन दिस? मुनीसे, महंगाई, इनफैक्ट इन्फ्लेशन इज वन ऑफ द बिग रिस्क्स फेसिंग दिस बजट। इसमें मुझे 2 मेजर रिस्क्स नजर आ रहे हैं इसको देखते हुए। वन इज इन्फ्लेशन और द अदर इज के एक्सटर्नल साइड पे इनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लिए अगर वो सपोर्ट मौजूद होगी अगले साल, जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इन्फ्लेशन साइड पे आपने जैसे पॉइंट आउट किया, जो इनका टैक्स प्लान है वो मजीद प्राइसेस को और पुश करेगा। एंड दूसरा रिस्क उसमें यह भी है कि जो पैसे ये लोग खर्च करने जा रहे हैं वो पैसे इनके पास असली में है नहीं हकीकत में, और ये बहुत बड़ी एक बेट ले रहे हैं कि इनको बाहर से ये सपोर्ट मिलेगी। इसके रिसोर्स प्लान को अगर आप देखें, 1200 अरब रुपए से ज्यादा इन्होंने एक्सटर्नल लोन्स के लिए रखे हुए हैं इसमें, और 500 अरब रुपए इन्होंने IMF से बजटरी सपोर्ट के लिए रखे हुए हैं, जो इतना बड़ा फिगर मैंने तो पहले नहीं देखा। तो शबर साहब अगर कह रहे हैं कि IMF की हम लोग क्यों बातें कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं सर क्योंकि ये बजट इस IMF की सपोर्ट के बगैर वायबल है ही नहीं। तो इसलिए अगर ये रिसोर्सेज ना आए इनके पास, अगर ये प्लान्स इनके ना वो मटेरियलाइज हो सके, तो फिर काफी बड़ा इन्फ्लेशन रिस्क है। लेकिन अगर हो भी जाए ये रिसोर्सेज मटेरियलाइज, तो फिर भी जो इनका टैक्स प्लान है वो कॉस्ट पुश तो करेगा, और जैसे जैसे डिमांड भी अब आगे जाके पैदा होगी इसी ग्रोथ के साथ, तो वो भी इन्फ्लेशन को पुश करेगी। इस चीज के बारे में स्टेट बैंक ने ढकी छुपी एक वार्निंग दी हुई है, 2-3 दफा इनफैक्ट अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स में। तो बजट में प्रॉमिस तो है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, जिस तरह से ये उसको अप्रोच कर रहे हैं, एलिवेटेड पब्लिक स्पेंडिंग एंड टैक्स कट्स फॉर द बिजनेसेस, लेकिन रिस्क्स भी इसके साथ बहुत बड़े हैं। बेंगोली साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जो खुर्रम ने ये बताई है बात कि जी ये IMF की बात भी इसीलिए हो रही है क्योंकि ये जो बजट है ये IMF के बगैर वायबल है ही नहीं। लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं, उनको इसे कोई कंसर्न नहीं है कि इस वक्त आपका हदफ कितना है। वो ये जानना चाहते हैं कि रोजमर्रा की जो अशिया है वो कब सस्ती होगी, क्या वो होगी इस बजट के नतीजे में? जी मुनीसे, मैं शबर जैदी और खुर्रम हुसैन दोनों से इत्तेफाक करता हूँ। दोनों कोई कॉन्ट्रडिक्टरी बात नहीं कर रहे हैं। राइट। शबर ये कह रहे हैं कि खुर्रम ये कह रहे हैं कि IMF का बहुत बड़ा शैडो है हमारी बजट पे, ये भी सही है, और जो नंबर्स दिए हैं एक्सपेक्टेड फॉरेन इनफ्लोज के वो भी सही है। मैं देख रहा था कि जो जिस साल का बजट है दैट प्रोजेक्ट्स 20% इंक्रीज इन एक्सटर्नल फ्लोज। अब 20% बहुत ज्यादा है। तो मैंने शुरू में कहा कि हमारी मईशत तो चली कर्जों पे रही है और ये कर्जों का बोझ बढ़ता चला जा रहा है, तो ये सही है। लेकिन शबर जैदी भी सही कह रहे हैं कि आप जब तक जो इंटरनल रिफॉर्म्स हैं स्ट्रक्चर्स के वो नहीं करेंगे, तब तक आप हमेशा बहरान की कैफियत में रहेंगे। किसी एक साल गंदम की पैदावार अच्छी हो गई तो एग्रीकल्चर के नंबर अच्छे हो गए, सीमेंट ज्यादा प्रोड्यूस हो गया तो मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स अच्छे हो गए। तो ऐसे रोलर कोस्टर पे इकोनॉमी नहीं चलाई जा सकती। और हम देखें जो अवाम के हवाले से डायरेक्ट टैक्सेस में प्रोजेक्टेड ग्रोथ 22% है और इनडायरेक्ट टैक्सेस में प्रोजेक्टेड ग्रोथ 26% है। यानी अभी भी हमारा बुनियादी इन्हिसार टैक्सों का जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे है, जो गरीब पे बोझ डालता है, जो इन्फ्लेशन को फीड करता है। ये और जो एक और बात कही गई अभी कि जो एनर्जी की टैक्सेशन है जिसमें इजाफा हो रहा है, एनर्जी टैक्सेशन हैज इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 41%।
और जो यानी energy के बिजली taxes महंगी हैं, होगी बेंगाली साहब, बिजली महंगी होगी? ये ऑयल एंड गैस की बात है। अगर ऑयल एंड गैस महंगी हुई तो बिजली भी महंगी होगी, और पेट्रोल पंप पे गैस वो भी महंगा होगा, लोगों के घरों में जो गैस आता है वो भी महंगा होगा, और इंडस्ट्री जो ऑयल गैस इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो उनकी प्रोडक्ट्स भी महंगी हो जाएगी। जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसका 50% अब एनर्जी टैक्सेस से आ रहा है। एनर्जी टैक्सेस दो नुमाया चीजें मैं बजट में देख रहा हूं। एक तो ये कि एनर्जी टैक्सेस जो है ये बुनियाद है फ्यूचर में टैक्स ग्रोथ का जी, और दूसरा जो है हमारी एक रेमिटेंस बेस्ड इकोनॉमी बन गई है, जो हमारी एक्सपोर्ट्स में कोई ग्रोथ नहीं है, इंपोर्ट में ग्रोथ है, और जो ट्रेड डेफिसिट अभी भी बढ़ रहा है 12% से, नहीं ट्रेड डेफिसिट में इजाफा है 18% ग्रोथ है, वो सारा फाइनेंस हो रहा है रेमिटेंस से। तो हमारी मईशत का इन्हिसार जो है डॉलर टर्म्स में रेमिटेंस एंड फॉरेन लोन्स पे है। तो ये इंतहाई कमजोर बुनियाद है जिसपे मईशत खड़ी है। तो कोई बहुत मतलब जश्न मनाने का मुझे समझ नहीं आता। अच्छा, कि इस बात को शबर साहब आपकी जानिब आऊंगी। जो बंगाली साहब है वो कहते हैं कि जी जश्न मनाने का मुझे नहीं समझ में आता कोई जवाब भी है, इसलिए चूंकि इस वक्त आपकी इकॉनमी जो है वो खड़ी हुई है रेमिटेंसेस के ऊपर, जिस तरह की आपने उनकी बात सुनी, और बोरोइंग के ऊपर, और उन्होंने जी मेरी जी बात को समझने की कोशिश करें। जी मैं जी ये कह रहा हूँ कि मैं जश्न नहीं मना रहा, राइट, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि Right. 19-20 से 20-21 बेहतर है कि एक रियलिटी है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। ओके, एक मतलब खराब भी हो सकता था, वो बेहतर है, तो इसमें कोई ताल्लुक बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का नहीं है। हालात आए और चीजें जो भी आप कह रहे हैं बेहतर है। मगर जो बंगाली साहब कहते हैं कि जी इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको नहीं ज्यादा लगाने चाहिए थे, डायरेक्ट टैक्सेस लगाते तो शायद जो गुर्बत है इतनी ज्यादा ना बढ़ती। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? मुझे बात कंप्लीट करनी है। जो बुनियादी मसला यह है कि पाकिस्तान में जो पूरी इकोनॉमी है वो अनडॉक्यूमेंटेड है, अनटैक्स्ड है, और जो पोटेंशियल है रेवेन्यू का वो हम पूरा नहीं करते। 5,800 हमारा पोटेंशियल नहीं है, हमारा पोटेंशियल 8,000 है। अच्छा, सवाल मेरा, मैं बजट को देखता हूँ उस एंगल में, जब जो बिल्कुल बात कर रहे हैं बंगाली साहब भी, मैं देखता हूँ कि हम इस 5,800 को 8,000 कब लेके जाएंगे। और 8,000 की फिगर मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि 8,000 इनकम बेस्ड टैक्सेशन है या नहीं है। मैंने पिछले 4 दिनों में 4 आर्टिकल लिखे बिजनेस रिकॉर्डर में, जिसे मैंने लिखा है डू वी सीम टू हैव अ नॉलेज व्हाट एल्स अवर टैक्सेशन सिस्टम, कि हमें ये पता है कि क्या हम टैक्स कहां से कलेक्ट कर रहे हैं। मैंने उसमें ये साबित किया है कि पाकिस्तान में 64% टैक्स आज भी डायरेक्टली इनडायरेक्ट टैक्स की शक्ल में आ रहा है, जो डायरेक्टली इन्फ्लेशनरी है। मुझे सॉरी किस शक्ल में आ रहा है? ये आपकी आवाज क्लियर नहीं थी, किस शक्ल में आ रहा है? ज्यादातर 64% आज टैक्स, भी 64% टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स की शक्ल में आ रहा है, जो डायरेक्ट इन्फ्लेशनरी है। 64% टैक्स। बात मेरा कहने का मतलब है कि हम ईरान सुरान की बात कर रहे हैं, जो रियलिटी है उसके बारे में बात नहीं कर रहे। IMF ये कह रहा है, IMF नहीं कह रहा, जो आपकी ग्राउंड रियलिटी है वो तो देखें। मगर शबर साहब आपने भी तो कोशिश की थी कि जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उसको डॉक्यूमेंट किया जाए। चैलेंजेस है ना, फिर मुझे बात कंप्लीट करने दें, आप बोलना शुरू कर देती हैं। तो आपसे सवाल तो करना है ना शबर साहब, क्या हो गया? मेरी बात सुने, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बजट में मैंने अपने कमेंट के, मेरे बजट के कमेंट्स पढ़े, मैंने बजट में लिखा है कि 30 साल के बाद पहली दफा पाकिस्तान में अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के खिलाफ एक महाज खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इसकी तारीफ हमें करनी चाहिए। अब हम नहीं करें, हमारी मर्जी है, हमें मर्जी है, हम उसको घुमाएं, IMF आएगा, IMF चला जाएगा, IMF आ जाएगा, IMF चला जाएगा, ये मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। मैं एज ए टैक्स इकोनॉमिस्ट ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत सही नहीं हो सकती जब तक हमारे अपने घर के हालात सही नहीं होंगे। नहीं, मगर घर के हालात कैसे ठीक करेंगे शबर साहब? मुझे वक्फा लेना दे, वक्फे के ऊपर मेरा कोई जोर नहीं है, यकीन करें। हमने भी कुछ ना कुछ कमाना होता है अपने बजट के लिए। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। खुरम साहब, ये बताइए कि जो कोरोना की वबा की वजह से जो बेरोजगारी हुई है, क्या इस बजट ने उसको फैक्टर इन किया है? चूंकि हमें ये बताया जा रहा था कि जी कोरोना वबा से पहले जो है बेरोजगारी हुई और उस वक्त जो वर्कफोर्स थी वो 5.5 करोड़ अफराद की थी। अब जो है तादाद 5 करोड़ 20 लाख अफराद की है। तो क्या ये बजट उसको करता है, एड्रेस करता है? एंड व्हाट अबाउट द आर्मी बजट? वो तो बहुत बड़ा है। अच्छा, मैं शुरू कहां से करूं? मुनी से आपने दो सवाल पूछे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट से। अनएम्प्लॉयमेंट से अगर हम शुरू करें तो बजट में पहली चीज तो जो लेबर फोर्स के फिगर्स हैं वो ही कोई मेरे ख्याल में क्या 2 या 3 साल पुराने हैं। ठीक है, 17-18 का एम्प्लॉयमेंट डेटा यूज किया जा रहा है। उसके बाद सर्वे बेस्ड डेटा है जिसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं ये लोग, और कुछ एक पिक्चर पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक वी शेप रिकवरी हुई है। लॉकडाउन के बाद जितने लोग निकले थे उनको वापस रीअब्सॉर्ब किया गया है। प्रॉब्लम अभी ये है कि जैसे आपने दुरुस्त पॉइंट आउट किया कि 3.5 मिलियन पीपल रिमेन आउट ऑफ अ जॉब अकॉर्डिंग टू दीज सर्वेज। तो अभी डिस्पाइट द फैक्ट कि इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ ली है, इनकी जो अभी फिलहाल स्ट्रैटेजी है एम्प्लॉयमेंट साइड पे वो ट्रिकल डाउन स्ट्रैटेजी ही है। नेवर माइंड जो एक आध स्कीमें शीमें भी अनाउंस कर रहे हैं, ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो है वो ट्रिकल डाउन है कि आप जब तक बिजनेसेस को टॉप लेवल पे टैक्स ब्रेक्स देंगे तो वो उनके पास कैश फ्लोज आएंगे, वो कैश फ्लोज इन्वेस्ट करेंगे, और जैसे जैसे उनकी प्रोडक्शन लाइंस और कैश फ्लोज आगे चलना शुरू होंगे तो वहां से ऑटोमेटिकली जॉब्स पैदा होंगी, इनकम्स पैदा होंगी और लोगों की बेहतरी आएगी। अब ये असली में होता है या नहीं हम देख लेंगे, लेकिन कुछ हद तक तो होता है लाजिम, लेकिन किस हद तक ये लोगों को इन्फ्लेशन से आगे रख सके उनकी इनकम, दैट विल बी द की क्वेश्चन हियर। वी कैन टॉक अबाउट द डिफेंस बजट अगर आप चाहती हैं, लेकिन अगर आप इफ यू फील कि अब गुफ्तगू आगे चलानी है तो नहीं। अब आई थिंक कैसे बंगाली साहब से पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने बात भी की थी गैर तरक्याती बजट के बारे में। बंगाली साहब, जब आप ये बात करते हैं डिफेंस बजट की, तो डिफेंस बजट बड़ा है, अब इसका जवाब क्या बनता था? इसलिए चूंकि अब हिंदुस्तान के साथ तो दोस्ती करने जा रहे हैं, अफगानिस्तान में भी अमेरिका जो है वो निकल रहा है, तो क्या डिफेंस बजट को अवॉइड नहीं किया जा सकता था कि उसके अंदर कम से कम ग्रोथ ना होती या उसको इंक्रीज ना किया जाता इस साल? ये लेट मी कनेक्ट द आंसर टू दिस विद व्हाट शबर जैदी सेड। मेरा पॉइंट, मेरा उनसे इख्तलाफ ये है और शायद पूरे हुकूमत से इख्तलाफ ये है कि हमें अगले 4-5 साल